मैं 16 साल का था तब मैं अपने 4 दोस्तों के साथ एक फिशिंग ट्रिप पे गया था। ब्रायन, माइक, ईथन और जो। ये जगह बिल्कुल जंगल के अंदर थी और यहाँ से आखिरी टाउन करीबन 8 किलोमीटर दूर था। ब्रायन का घर उसी टाउन में था। दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। हम सब बहुत खुश थे कि हम रात को कैंपिंग और फिशिंग करने वाले हैं। हम सुबह सुबह ब्रायन के घर से चलते हुए वहां उस फिशिंग की जगह तक पहुंचे। हम उस जगह पहुंच के पहले तो इधर उधर थोड़ा घूमे, फिर कैंप सेट करने में लग गए। उसमें बहुत टाइम लग गया। फिर हमने कुछ सैंडविचेस खाए जो हमने पैक किए थे ब्रायन के घर से। फिर हम फिशिंग करने में लग गए। हम करीब रात 9:30 बजे तक फिशिंग कर रहे थे और लगभग उसी समय सारी बात बिगड़नी शुरू हुई। इससे पहले कि मैं कुछ आगे बताऊं, मैं ये बता देना चाहता हूं कि मेरा दोस्त ब्रायन नेटिव इंडियंस के नवाजो ट्राइब से बिलोंग करता है और मैं बिल्कुल नास्तिक। हमें ऐसा लगा कि दूर से बहुत से कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही है, पर फिर जगह के बारे में सोच के लगा यहाँ कुत्ते तो हो नहीं सकते, तो शायद ये कायोटीज होंगे। कायोटीज एक तरह के भेड़िए होते हैं। पर फिर हमें लगा ये आवाज तो कायोटीज की भी नहीं है, क्योंकि वो तो इस तरह भौंकते ही नहीं। अब हम सारे ही जरा घबरा चुके थे, पर एक दूसरे को जाहिर नहीं होने देना चाहते थे। अंत तक ये तय हुआ कि हम रात यहाँ नहीं गुजार के ब्रायन के घर चल के जाएंगे और वहीं पे रात गुजारेंगे। ब्रायन का घर यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर था और हाँ, तो ये भी हुआ था ब्रायन के घर जाके कुछ बियर या रम पी जाए। हम लगभग 2 किलोमीटर चले होंगे कि अचानक ब्रायन एकदम से रुक गया। उसके चेहरे से डर साफ झलक रहा था। मैं ब्रायन के पास गया और इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछता, उसने रोड के किनारे की झाड़ियों की तरफ इशारा किया और वहां से मुझे 2 आंखें दिखी। वो आंखें बहुत ही बड़ी थी, लग रही थी लगभग किसी फुटबॉल के आकार की थी वो आंखें। मैंने और ब्रायन ने आंखों ही आंखों में ये तय किया कि ये बात हम अपने तक ही रखेंगे। अगर किसी तरह सबको पता चल गया और सब घबरा गए और इधर उधर भागने लगे तो बात और बिगड़ सकती है। हमने सोचा अगर हम थोड़ा तेज चले तो सब हमारे साथ तेज चलने के लिए मजबूर होंगे और ब्रायन के घर तक हम जल्दी पहुंच जाएंगे। लगभग आधा रास्ता पार करने पे हमें एक बहुत बड़ा फार्म हाउस दिखा, जिसके सामने एक बहुत ही बड़ा भुट्टे का खेत था। हम उस खेत के समानांतर रोड पे जा रहे थे। इस बार हम सबको ऐसा लगा कि उस खेतों में कुछ हलचल हो रही है। हम सब ने अपने चलने की स्पीड और बढ़ा ली, क्योंकि धीरे धीरे हमें यह भी लग रहा था कि वो कुत्ते, कायोटी या फिर वो जो भी था, उसके भौंकने की आवाज और नजदीक आती जा रही है, जैसे कि शायद वो हमारा पीछा कर रहे हो। हमने वो बाकी का रास्ता लगभग दौड़ते हुए तय किया और ब्रायन के घर पहुंच गए। हमने घर पहुंच के दरवाजे को अंदर से अच्छे से बंद कर लिया। थोड़ी देर में हमने कुछ बियर निकाली और दरवाजे के पास बैठ के पीने लगे। धीरे धीरे उस झुंड की आवाज कम होती गई, यानी जैसे कि वो शायद वापस जंगल में चले जा रहे हो। अगले दिन सुबह जब हम उठे तो हमने ये बात ब्रायन के दादाजी को बताई, तो वो हम पे बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा, तुम लोग को वहां इतनी रात नहीं जाना चाहिए था। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि बच गए, क्योंकि अगर तुम सब सच बोल रहे हो तो फिर तुम्हारे पीछे जरूर वेंडिगो ही पड़ा होगा, और शायद ब्रायन के पास ये ब्लेस्ड लॉकेट था, इसलिए वो तुम्हें छू भी नहीं सका। मुझे आज भी समझ नहीं आता कि उस रात को क्या हुआ। मेरा दिमाग ये मान नहीं पाता जो ब्रायन के दादाजी ने कहा, पर उसका क्या जो मैंने अपनी आंखों से देखा और महसूस किया। मेरे परिवार ने हाल ही में एक जमीन खरीदी। ये एक पहाड़ी जमीन थी और इस पे बहुत ही ज्यादा पेड़ और जंगल बन चुके थे। मेरे पापा को ये जमीन बहुत सस्ते में मिली, पर उनको इस बात की फिक्र थी कि यहाँ पे सारे जंगल हटा के घर बनाने में बहुत समय और पैसा दोनों लग जाए।
हमें शायद इसलिए कोई शक नहीं हुआ जब पुराने मालिक ने ये जमीन हमें बहुत सस्ते दामों में बेच दी। हम अपना ट्रेलर लेके वहीं पे आ गए और ये तय हुआ जब तक घर का काम चलेगा हम वहीं पे ट्रेलर में रहेंगे। घर का काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। एक दिन मैं और मेरे पापा ट्रेलर के बाहर बॉनफायर बना के बैठे हुए थे और आगे की बातें चल रही थी। तभी हमें एक अजीब सी आवाज आई। ये जैसे किसी तरह के भौंकने की आवाज थी, पर यकीनन ये आवाज ऐसी थी जो मैंने या मेरे पापा ने इससे पहले नहीं सुनी हो। हमें दूर से दिखा कि जंगल में कुछ चल रहा था। ये बहुत ही लंबा था, करीब 8-9 फीट का, और बहुत ही ज्यादा दुबला, जैसे इसके बदन पे कोई मांस ही ना हो। ये दूर से ही हम पे गुर्रा रहा था, पर जैसे वो हमारी जमीन की सीमा पार ही नहीं कर पा रहा था। पापा उठे और मुझसे कहा, डरो मत, बहुत देर हो गई है, चलो सोने जाते हैं। मैं यहाँ ठंडी में पसीने से भीग चुका था और पापा उस चीज को देख के इतने शांत थे, ये बात कुछ मुझे समझ नहीं आई। हम दोनों उठे और ट्रेलर के अंदर चले गए। मैंने सोते हुए पापा से पूछा, पापा वो चीज क्या थी? ये वेंडिगो शैतान है। जब मुझे पता चला कि ये जमीन इतनी सस्ते में मिल रही है तो मैंने आसपास पूछा तो मुझे पता चला यहाँ वेंडिगो का आतंक। तब मैंने ये जमीन देते वक्त यहाँ एक फादर को बुलवा के इस जमीन को ब्लेस करवा दिया ताकि वो शैतान हमारी जमीन के अंदर कदम न रख सके। तुम्हें याद होगा, इसीलिए मैं तुम लोग को हमेशा कहता हूँ कि हमारे जमीन के बाहर कुछ भी हो जाए नहीं जाना है। ये कह के पापा मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, वो यहाँ नहीं आएगा। और अब मैं उस फादर को बुलवा के उनसे बात करके इस पूरे इलाके को ब्लेस करवा दूंगा ताकि हमें या इस इलाके पे किसी भी लोगों को कभी भी उस शैतान का सामना न करना पड़े। फिर कुछ दिन बाद फादर आए और वो हमारे साथ लगभग 1 हफ्ते तक रहे। इलाके को पूरी तरह ब्लेस करने के बाद फादर वहां से चले गए। इस बात को आज 18 साल हो चुके हैं और उस दिन के बाद मैंने आज तक उस शैतान का सामना नहीं किया, ना ही हमारे टाउन में किसी ने उस शैतान का सामना किया। मेरा जन्म और पढ़ाई अपस्टेट न्यूयॉर्क में हुई। मैं टाउन का नाम तो नहीं बता सकता, पर यह टाउन प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है। चारों तरफ पहाड़ और जंगल है। मुझे हमेशा से यह लगता था कि हमारे टाउन में सुपर नेचुरल एनर्जी का बहुत ज्यादा प्रभाव है, अच्छी और बुरी दोनों। लोग बहुत बार ऐसी बातें करते थे। हाँ, बहुत लोग ऐसे भी थे जो इन बातों को सिरे से नकार देते थे, बट ऐसी बातें हमेशा ही सुनाई देती थी। ये घटना तब की है जब मैं 18 साल का था, यानी आज से लगभग 12 साल पहले। मेरे पास कार या बाइक कुछ नहीं था, और क्योंकि टाउन भी ज्यादा बड़ा नहीं था तो मैं पैदल ही सारे काम किया करता था और इससे सेहत भी बनी रहती थी। रात को टाउन से या छोटे जंगलों से होते हुए जाना ये मेरे लिए अब आम बात थी। यहाँ का सन्नाटा, डरावने रास्ते, कम लाइट वाली सड़कें, मुझे इन सब की आदत हो गई थी। इस रात को मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरी एक दोस्त भी थी। रात के लगभग 12 बजे हम उसके घर चलते हुए जा रहे थे। उसका घर एक छोटे से पहाड़ या क्लिफ के ऊपर था। उसके घर की रोड पे हमेशा ही बहुत कम लाइट रहती और सारे घर जरा दूरी पर ही बने हुए थे। आप समझे, हर घर के बीच में करीबन 200 या 300 मीटर का फासला था। हम उसके घर से करीब 600 या 700 मीटर दूर होंगे और चलते हुए हमारी बाईं तरफ एक घर आया। इस घर में कोई नहीं रहता था और सब जानते थे यहाँ पे टाउन के लड़के शराब पीने या लोग यहाँ पे घोस्ट हंटिंग सेशंस करने आते हैं। कभी मिला तो किसी को कुछ नहीं था, पर लोग कहते हैं ये घर हॉन्टेड था। घर की हालत बहुत ही खराब थी और घर चारों तरफ पेड़ और बड़ी बड़ी झाड़ियों से घिरा हुआ था। झाड़ियों के बीच बीच से घर के बरामदे की झलक हो कर दिखती थी।
इस घर को शायद मैंने 100 बार पार किया, पर आज मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। मैं रुक के ध्यान से देखने लगा बरामदे की तरफ, क्योंकि मैं रुक गया था और वो जरा आगे निकल गई थी। उसने रुक के मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछने से पहले ही उसका ध्यान उस तरफ गया जो मैं देख रहा था। हमने देखा बरामदे में हमें एक लंबी सी आकृति दिखी, लगभग 8 या 9 फुट। यह आकृति झुक झुक के कुछ खा रही थी। पहले तो हमें लगा शायद यह बहुत ही लंबा कोई इंसान है। वो खाते खाते अचानक रुक गया, जैसे उसे ये एहसास हो गया हो कि कोई उसे देख रहा है। उसने सर उठाया और सीधा मेरी आंखों में देखा। मैंने देखा इसका चेहरा इंसान की तरह तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये किसी बारहसिंगे की तरह दिख रहा, और इसके सींग भी थे। इसके हाथ और पैर तो इंसान जैसे थे, पर बहुत ही ज्यादा पतले थे, जैसे इसने कई सालों से कुछ खाया ही ना हो। मुझे देखते ही उसने बरामदे से जोर की छलांग लगाई और घर के पीछे की जंगलों में दौड़ते हुए चला गया। मुझे आज भी वो आवाज डराती है, उसके सींगों की पेड़ों और झाड़ियों से टकराने की आवाज, और जिस गति से वो भाग रहा था, ये किसी इंसान के बस की तो बात नहीं थी। मेरे पास एक आर्मी नाइफ था जो मैंने निकाला और हम दोनों तेजी से चलते हुए उसके घर की तरफ जाने लगे। हमें अभी भी उसके भागने की, पेड़ों से टकराने की आवाज सुनाई दे रही थी, पर अच्छी बात यह थी कि वो आवाज धीरे धीरे दूर होती जा रही। इसका मतलब वो जंगलों में और अंदर की तरफ जा रहा था। हमने शायद अपनी जिंदगी के सबसे डरावने 600 मीटर का सफर तय किया और उसके घर पहुंच गए। हम थोड़ी देर तक सोने की कोशिश कर रहे थे, पर जब नींद नहीं आई तो हम इंटरनेट पे उस चीज के बारे में ढूंढने लगे। तो ढूंढते ढूंढते हमें ऐसा लगा कि आज हमने जो चीज देखी है वो शायद एक वेंडिगो हो। अगली सुबह जब हमने ये बात अपने दोस्तों को बताई तो किसी ने हमारा भरोसा नहीं किया और सबने हमारा बहुत मजाक उड़ाया। उस रात के बाद हमें कुछ ऐसा तो कभी दिखा नहीं, पर आज भी उस बारे में जब हम सोचते हैं तो हम बहुत डर जाते हैं। मैं एक फार्म में फार्म हेल्पर के रूप में काम करता हूँ। ये फार्म एक नेटिव अमेरिकन रिजर्व के बहुत करीब है। हमें काम बहुत होता है, पर ये ईमानदारी और मेहनत की कमाई है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी मेरे साथ कुछ अजीब घटनाएं भी हुई है, पर हर बार पास के रिजर्व के मेडिसिन मैन आके मुझे ब्लेस करके जाते हैं। जिनको नहीं पता, मेडिसिन मैन नेटिव अमेरिकन ट्राइब के ओझा या तांत्रिक जैसे व्यक्ति को कहा जाता है। अभी पैंडेमिक चल रहा है, पर हमारे काम में तो कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि कोविड हो या ना हो, लोगों को भूख तो लगती ही है। मैं जिस फार्म में काम करता हूँ वो चारों तरफ दूसरे फार्म से घिरा हुआ है। कुछ इंडिपेंडेंट फार्म्स है, कुछ बड़ी कंपनियों के हैं और कुछ नेटिव अमेरिकन रिजर्व के फार्म्स हैं। तो हमारे इस एरिया में कुल मिला के बहुत सारे फार्म्स है और बहुत सारे लोग भी काम करते हैं। आज से 5 महीने पहले पैंडेमिक के ही दौरान मेरे एक कलीग ने मुझे रात को कहा कि उसे पास वाले फार्म से बहुत चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। और मैं याद दिला दूं, उस वक्त रात के 2 बज रहे थे, तो किसी भी फार्म पे किसी तरह का भी कोई काम चल रहा हो ये मुमकिन नहीं था। अगले दिन सुबह हमने देखा पास वाले फार्म पे पुलिस आई हुई थी। तब हमें पता चला कि उस फार्म पे काम करने वाला एक लड़का कल रात गायब हो गया है। फिर हमने सुना उसी हफ्ते ऐसी 2 और घटनाएं हुई अलग अलग फार्म्स पे। तब तक लोगों ने बहुत सी बातें करनी शुरू कर दी थी। कुछ लोग कह रहे थे कि ये शायद किसी सीरियल किलर का काम है, कुछ लोग कह रहे थे शायद ये किसी वेंडिगो का काम है, पर किसी को कुछ ठीक से पता नहीं था। एक रात मैं सो रहा था, तभी मुझे बाहर से आवाज आई जैसे कुछ खेतों में बहुत तेजी से दौड़ रहा है। भले ही रात को हमारे फार्म पे एक गार्ड रहता है, मगर रात को कभी कभी उसकी आंख भी लग जाती है। मैंने सोचा उठ के बाहर देखना सही रहेगा, कहीं कोई जानवर तो नहीं जो फसल को नुकसान पहुंचाए। अपनी टॉर्च उठा के मैं बाहर आ गया। मैंने देखा
थोड़ा आगे खेतों में कोई आदमी खड़ा था, तो मुझे लगा ये जरूर हमारे गार्ड ही होंगे, तो मैंने आवाज लगाई। पीटर, क्या तुमने किसी तरह की आवाज सुनी? मुझे आवाज आई जैसे कोई खेतों में बहुत तेजी से दौड़ रहा है। पीटर, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? पीटर ने कोई जवाब नहीं दिया, तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई और मैं उसकी तरफ आगे बढ़ा और मैंने फिर से कहा, पीटर, तुम ठीक तो हो ना? और टॉर्च को उसके चेहरे की तरफ किया। तभी वो पीछे घुमा और जोर से घुर्राया और एक ही सेकंड में जैसे उसने अपना रूप बदल दिया और किसी वुल्फ में अपना रूप बदल के वहां से छलांग लगा के जोर से भाग गया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, 1 या 2 सेकंड में, कि मुझे कुछ कहने या करने का मौका तक नहीं मिला। मैं वहां खड़ा होके ये समझने की कोशिश ही कर रहा था कि ये सब क्या हुआ। तभी मुझे किसी की दर्द से चिल्लाने की आवाज आई। मैंने अपने होश संभाले और उस आवाज की तरफ गया और वहां मैंने क्या देखा? मैंने देखा वहां पीटर पड़ा हुआ था। उसके हाथों से खून निकल रहा था। उसके हाथ ऐसे थे जैसे किसी ने उसे काटने या खाने की कोशिश की है। मैंने पीटर को उठाया और फार्म के कुछ और एम्प्लॉयज के साथ उसे हॉस्पिटल लेके चला गया। अगले दिन इस बात को जानकर पास के नेटिव अमेरिकन रिजर्व से 2 मेडिसिन मैन आए। उन्होंने कुछ ब्लेसिंग्स की और यह बताया कि इस पूरे इलाके में एक स्किन वॉकर का आतंक था और इसी ने इसके पहले भी कुछ लोगों को गायब किया था। उन्होंने कहा कि पीटर बहुत खुशकिस्मत है कि मैंने उसे देख लिया, वरना आज पीटर भी गायब हो जाता। उस दिन मेडिसिन मैन की ब्लेसिंग्स के बाद पूरे इलाके में ऐसी और एक भी घटना नहीं हुई है। आज इस वाकये को 5 महीने हो चले हैं। सब लोग बहुत खुश तो हैं, मगर हम सब के दिल में आज भी एक डर है, कहीं वो स्किन वॉकर लौट ना आए। आइए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। मेरा नाम शॉन है और एक बार मेरा एक स्किन वॉकर से सामना हो गया था और आज मैं आप सबके साथ वो कहानी शेयर करना चाहता हूं। मैं एक लकड़ी की कंपनी में काम करता हूं और मेरा काम यह है कि मैं जंगल में जाके ढूंढता हूं कि हमारी कंपनी के हिसाब की लकड़ी कहां मिलेगी। फिर उस एरिया के बारे में जाके मैं अपनी कंपनी में बताता हूं और हमारी कंपनी वहां पे पेड़ काटने का काम शुरू कर देती है। ये काम नए साइट और अच्छी लकड़ी ढूंढने का है। आज से 6 महीने पहले जब लॉकडाउन चल रहा था, तब मैं जंगल पे एक बार 4 दिन की रेकी पे गया था नई साइट ढूंढने। 2 दिन तो बहुत अच्छे से गुजरे और मैंने कुछ साइट्स भी ढूंढ निकाली थी जहां हमारी कंपनी काम शुरू कर सकती है। तीसरे दिन का काम खत्म करके शाम को मैं अपनी कार की तरफ जा रहा था। मैं अभी अपने कार से लगभग 2 किलोमीटर दूर होगा जब मुझे अचानक एक आवाज सुनाई दी। शॉन, बेबी शॉन, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। ये आवाज मुझे बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी और इसे सुनते ही मैं पूरी तरह चौंक गया, क्योंकि ये आवाज तो मेरी बीवी की थी और वो इस वक्त यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर अपने घर में होगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उसकी आवाज और ये शब्द मुझे लगातार सुनाई दे रहे थे। बेबी शॉन, प्लीज मेरी मदद कर दो। बेबी शॉन, प्लीज मेरी मदद कर दो। मैं इतना डर गया था कि बस भूत बन के खड़ा था और चारों तरफ देखने लगा। तभी मैंने देखा कि मेरे बाएं तरफ की झाड़ियों में कुछ हलचल हो रही थी, जैसे कोई चल के आगे की तरफ आ रहा हो। देखते ही देखते झाड़ियों से एक हिरन बाहर आता है। ये हिरन तो था, पर ये 4 की जगह पीछे के 2 पैरों पे खड़ा था, जैसे किसी इंसान की तरह। इसके शरीर पे कोई बाल भी नहीं थे और ऐसे लग रहा था कि अगर कोई मरा हुआ हिरन अगर अचानक खड़ा हो जाए तो वो कैसे दिखे, ये बिल्कुल उसी तरह दिख रहा था। उसने मुझे फिर से कहा, शॉन, तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। पता नहीं मुझे क्या हुआ, पर अचानक मेरे अंदर बहुत जोश आ गया और मैं तेजी से भागने लगा। मैं शायद अपनी पूरी जिंदगी में इतना तेज नहीं भागा होऊंगा जितना उस दिन भागा था। मैं भागता रहा और मुझे उसके मेरा पीछा करने की आवाज आ रही थी,
मगर थोड़ी देर बाद वो आवाज बंद हो गई। फिर भी मैं रुका नहीं और भागते भागते सीधा अपनी गाड़ी के पास पहुंचा। जब मैंने पीछे देखा तो मेरे पीछे कोई नहीं था। मैंने गाड़ी चालू की और सीधा वहां से निकल गया। मैंने ऑफिस में ये बात किसी को नहीं बताई, ये सोच के कि शायद कोई मेरा भरोसा नहीं करेगा, पर यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी। पिछले कुछ दिनों में हमारी कंपनी के 4 लोग उस इलाके से गायब हो चुके हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये उसी स्किन वॉकर का काम है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या शॉन के कंपनी के लोगों के गायब होने के पीछे एक स्किन वॉकर का हाथ है, या फिर कहीं शॉन उस शाम बहुत थका हुआ था इसीलिए उसने कुछ गलत सुना या देखा होगा, जैसे कोई हेलुसिनेशन हो। हम कभी इस बात को दावे के साथ नहीं कह पाएंगे कि उस शाम शॉन ने क्या देखा था, पर अगर हम शॉन की माने तो उस जंगल में आज भी एक स्किन वॉकर है जो अपने अगले शिकार की तलाश कर रहा है। ये किस्सा बहुत लंबा तो नहीं, पर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डरावना था। मेरा नाम टोनी है और मैं मिशिगन के मेनिस्टी नेशनल फॉरेस्ट के इलाके में रहता हूँ। हर बार की तरह एक दिन मैं और मेरा कजिन ब्रायन जंगल में वॉक के लिए गए थे। ये हमारे लिए बहुत ही आम बात थी और यहाँ रहते हुए हमें जंगल और जंगली जानवरों की अच्छी पहचान हो गई थी। जब भी जंगल में वॉक के लिए जाओ तो हर बार आपको पंछी या पशु पक्षियों की आवाज तो सुनाई देगी, पर उस दिन बहुत ही ज्यादा सन्नाटा था। ना ही किसी पंछी की ना ही किसी छोटे जानवर की आवाज आ रही थी। ये हमारे लिए बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। थोड़ा आगे जाने पे हमें अचानक ही एक बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। ये बदबू ऐसी थी जैसे कोई मांस सड़ रहा हो। हमें लगा कहीं ना कहीं कोई जानवर मरा होगा और ये बदबू उसी से आ रही थी। हम बस 15 कदम ही और आगे चले होंगे कि हमें हमारे बाएं तरफ की झाड़ियों में कुछ दिखा। हम दोनों रुक गए और जब हमने ध्यान से देखा तो हमें दिखा कि वहां पे एक लंबी सी इंसान जैसी आकृति थी, पर यह इंसान से बहुत ज्यादा लंबी थी। ये करीब 9 फुट की थी और ये झुकी हुई थी और हमने देखा कि ये झुक के एक जंगली सूअर को खा रही थी। ये बहुत ही दुबला था। इसके दांत कुछ नहीं तो 3 इंच लंबे होंगे। मैं खड़े होके सोच ही रहा था कि ये चीज क्या है, तभी मुझे एक सूअर की चीख सुनाई दी और मैंने देखा कि ब्रायन वहां से चीखते हुए भाग रहा है। मैंने मुड़ के देखा तो अब उस चीज का सारा ध्यान मेरी तरफ ही था और वो मुझे ही देख रहा था। मैं पीछे की तरफ मुड़ा और ब्रायन के पीछे दौड़ने लगा। इतना तेज मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं दौड़ा होगा और मैं लगातार दौड़ता रहा और मुझे भी उस चीज की मेरे पीछे दौड़ने की आवाज लगातार आ रही थी। करीब 3 मिनट दौड़ने के बाद जब हम अपने घर पहुंचे और हमने अपने घर का दरवाजा अंदर से अच्छे से लॉक किया, हम बुरी तरह हाफ रहे थे, पर हमने जब खिड़की से देखा तो हमें वो शैतान पेड़ों के बीच में दिखाई दिया। ये करीब 12 फीट का था और इसके सर पे सींग थे जैसे कोई 12 सींगा हो, और इसने एक जोर की चीख मारी जिससे पूरा जंगल दहक उठा और ये पीछे मुड़ के वापस जंगलों में चला गया। मैं और ब्रायन किसी मूर्ति की तरह जमे हुए थे। तभी हमारे दादाजी पीछे से आए। उनके हाथ में एक बंदूक थी। उन्होंने कहा, ये आवाज कैसी है? ये आवाज कहां से आई? क्या तुमने कुछ देखा? हमने पूरा वाकया दादाजी को बताया तो उन्होंने कहा, ये एक वेंडिगो है और उसका इस जंगल में देखे जाना पहले एक बहुत ही आम बात थी, मगर ये पहले गहरे जंगलों में दिखता था, हमारे यहाँ पे नहीं। इस बात को आज 1 हफ्ता हो गया है, पर हम बहुत ही डरे हुए हैं। हमें ये डर है कहीं ये वेंडिगो हमारे घर के आसपास तो नहीं घूम रहा है और कहीं इसका अगला शिकार कहीं हम तो नहीं है। तो आइए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। मेरा नाम लोइस है और ये कहानी तब की है जब मैं 16 साल का था और हाई स्कूल में पढ़ता था। हमारा घर जंगलों के बीच में था क्योंकि हमारी एक वुड की मिल है और हमारा घर भी उसी मिल के पास है। हमारी स्कूल की बस मुझे जहाँ छोड़ती थी
वहां से हमारा घर करीब 5 मिनट की दूरी पर था। मैं 16 साल का था और उस जंगल और उस रास्ते से अच्छे से वाकिफ था। मगर उस दिन हमारा प्रोजेक्ट का काम चल रहा था और हमें थोड़ी देर हो गई। तो जब बस ने मुझे छोड़ा तब तक अंधेरा हो गया था। ये जिस दिन की घटना है उसके 1 साल पहले से हमारे मिल और फार्म के आसपास कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी। कुछ जानवर अजीब और संदिग्ध अवस्था में मरे हुए पाए गए थे। मेरे पापा उस जंगल के इलाके में ही बड़े हुए थे और उन्हें उन मरे हुए जानवरों को देख के ये नहीं पता चल रहा था कि ये किसका काम है। बहरहाल उन्होंने इसे जंगली कुत्तों का काम कह के सारी अफवाहों पे रोक लगा दी थी। मैं लगभग आधा रास्ता तय कर चुका था और मुझे हमारा फार्म भी दिख रहा था क्योंकि अंधेरा था और सारी लाइट्स चल रही थी। तभी मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। यह एहसास ऐसे था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मुझे कोई दिख नहीं रहा था या कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस एक एहसास हो रहा था। मैं कुछ 10 कदम और चला और मुझे मेरे बाएं तरफ की झाड़ियों से कुछ चलने की आवाज आई। मैं रुका। मैंने झाड़ियों में ध्यान से देखा। मुझे कुछ लंबा सा दिखाई दिया। ये करीब 9 या 10 फुट का था। मुझे ये तो पता था ये कोई इंसान तो नहीं हो सकता। उसे देखते ही मैं तेजी से चलने लगा और जल्दी से अपने फार्म के गेट के अंदर घुस गया। मैंने अपने फार्म के अंदर घुस के जब पीछे दिखा तो वो मुझे दिखा। वो बहुत ही लंबा था। उसके दांत बहुत ही बड़े बड़े थे और उसकी शक्ल इतनी भयानक थी। इतना भयानक दृश्य मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। मैंने घर जाके पता नहीं क्यों पर यह बात किसी को नहीं बताई और उस किस्से को आज 20 साल हो गए हैं। और हाल ही में इंटरनेट में मैं जब कुछ देख रहा था तब मुझे यह एहसास हुआ कि उस दिन मेरा जिस शैतान से सामना हुआ था वो एक वेंडिगो था। तो आइए सुनते हैं आज की तीसरी कहानी। मेरा नाम ब्रायन है और ये एक ऐसी घटना है जहां से मैं बाल बाल बच के निकला हूं। एक बार हम नॉर्थ न्यूयॉर्क के जंगलों में रात को कैंपिंग करने गए थे। मैं, मेरे 2 और दोस्त डैन और जैक। हम बचपन से ही अपने घर वालों के साथ इस इलाके में कैंपिंग करते आए हैं, इसलिए हम तीनों ही इन जंगलों से अच्छे से वाकिफ थे। हम एक नदी के किनारे पे बॉनफायर जला के कैंपिंग कर रहे थे। क्योंकि हमें पैरानॉर्मल चीजों का बहुत शौक है तो हम बियर पीते पीते एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुना रहे थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि हम खुद एक कहानी का हिस्सा बनने वाले हैं। बहरहाल कहानी सुनते सुनाते और बियर के साथ रात के करीब 1 बज गए और हमने सोने का मन बना लिया। हमारे पास एक ही बड़ा टेंट था तो हम तीनों को उसी में सोना था। हम सोने गए मगर हमने बाहर की आग नहीं बुझाई क्योंकि इससे कोई भी अगर जंगली जानवर हो तो वो हमारे कैंप या टेंट के पास न आ सके। रात को करीब 3 बजे मैं उठा क्योंकि मुझे जोर की टॉयलेट आई थी और मैं टेंट से बाहर निकल के झाड़ियों की तरफ गया ताकि मैं टॉयलेट कर सकूं। मैं टॉयलेट करने खड़ा हुआ था कि मुझे कुछ ऐसी आवाज आई जैसे कोई जानवर कुछ चबा चबा के खा रहा हो। यह आवाज इतनी गहरी थी कि मैं समझ गया ये कोई छोटा जानवर तो नहीं हो सकता। मेरे टॉयलेट की पत्तों पे गिरने की आवाज आते ही वो चबाने की आवाज बंद हो गई। मैं समझ गया कि जो कोई भी है उसे मेरे यहाँ होने का एहसास हो गया है। मैं वैसे ही पीछे घूमा और जोर से अपने कैंप की तरफ भागने लगा। मुझे पता था अगर मैं आग तक पहुंच जाऊं तो ये जानवर मेरे तक नहीं आ पाएगा। मैं भागते भागते अपने कैंप में पहुंचा और चिल्लाते हुए डैन और जैक को उठाने को कहा। डैन, जैक, गाइस उठो, बाहर शॉटगन लेके आओ अभी। ये कह के जैसे मैं पीछे घूमा और उस जानवर को देखा, मेरी सांसें जैसे रुक गई। ये ना कोई भालू, ना चीता, ना ही शेर था। ये तो एक इंसान जैसा दिखने वाला प्राणी था जो कि करीब 10 फुट का होगा। इसके सर पे सींग थे और बड़े बड़े दांत और उसके मुंह से खून निकल रहा था। ये जरूर उसी चीज का होगा जो थोड़ी देर पहले ये खा रहा था। मैं उसे देख ही रहा था कि मुझे जोर की चीख की आवाज सुनाई दी और 2 गोलियां चलने की आवाज आई।
मैंने देखा जैक और डैन बाहर आ गए थे और जैक ने उस प्राणी पे गोली चला दी थी। यह अच्छा हुआ, गोली लगने पे वो तेजी से वापस जंगलों में भाग गया। मैंने डैन और जैक से कहा, हमें अब भी यहाँ से निकलना होगा, जो सामान है वो हम कल लाके लेके जाएंगे। ये कह के हम तीनों ने गाड़ी की चाबी ली और गाड़ी में बैठ के वहां से निकल गए। हम मेरे घर 1 घंटे में पहुंच गए और जब हमने ये बात मेरे पापा को बताई तो उन्होंने कहा, आज हमारा जिस चीज से सामना हुआ था वो जरूर एक वेंडिगो था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये कहानियां, ये किस्से जिसके साथ बीते होंगे, उनकी उस वक्त क्या हालत हुई होगी? वो आज ये बात हमारे साथ बांट रहे हैं, ये जानकर एक खुशी तो होती है कि वो लोग आज ठीक हैं, पर वो वक्त, वो पल जब ये सामना हुआ होगा, उनके दिल की हालत तो बस वही बता सकते हैं। कहीं ना कहीं हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें ऐसी किसी ताकत का सामना नहीं करना पड़ा है। क्या आपने कभी किसी ऐसी ऊपरी ताकत को देखा या महसूस किया है? मुझे कमेंट में जरूर बताएं वो पल आपके लिए कैसा था। ये कहानी मेरे साथ तो नहीं हुई है, मगर बचपन में मैंने इस कहानी को बहुत बार सुना है। मेरे नाना एरिज़ोना में रहते थे और उनके वहां बहुत बड़ी जमीन थी, करीब 60 एकड़ की। मेरे नाना वहां पे रिटायरमेंट के बाद रहने गए थे, क्योंकि वो हमेशा से ही चाहते थे कि रिटायरमेंट के बाद का वक्त वो शहर की भीड़ से दूर प्रकृति के बीच में बिताना चाहते थे। वो जमीन पहाड़ी इलाके पे थी और दूर दूर तक कोई नहीं रहता था। उनके सबसे करीब हमारी एक मौसी का घर था, जो कि करीब वहां से 2 किलोमीटर दूर होगा। और उसके बाद जिसका घर था उसका नाम एडम था। एडम की बहुत बड़ी जमीन थी, करीब 100 एकड़ की होगी। एडम बहुत ही बदमाश आदमी था। उसका बर्ताव तो ऐसे था जैसे ये पूरा इलाका ही उसने खरीद लिया हो। मेरे मौसी के पति यानी मेरे मौसा और मेरे नाना ने एडम को बहुत बार हमारी जमीन पे देखा था कुछ गलत काम करते हुए, और पकड़े जाने पर वो उल्टा मेरे नाना और मेरे मौसा पे ही चिल्लाता, धमकी देता, यहाँ तक कि उन्हें जान से मारने की भी धमकी दिया करता था। ये पूरा इलाका ही नेटिव अमेरिकन नवाजो ट्राइब का माना जाता है। एक बार एडम पीते पीते पहाड़ों पे घूम रहा था, तभी उसे एक गुफा दिखी जिसका मुंह एक बड़े से पत्थर से छुपाया गया था। उसने किसी तरह उस पत्थर को बस इतना ही हटाया ताकि वो अंदर घुस सके। उसने गुफा में जाके देखा कि वो किसी नेटिव अमेरिकन की कब्र थी। उसके साथ बहुत सा कीमती सामान भी रखा हुआ था। ये माना जाता है कि नेटिव अमेरिकन के कुछ ट्राइब अपने मरे हुए या गुजरे हुए लोगों को दफनाते वक्त उसके साथ कीमती सामान भी रखते थे। इस सामान को रखने का उद्देश्य ये होता था ताकि उनके गुजरने के बाद जब वो दूसरी दुनिया में जाए तो उनको ये सारी कीमती चीजें मिले और उनको अपनी जिंदगी गुजारने में यानी दूसरी जिंदगी गुजारने में सुख सुविधा सब प्राप्त हो। एडम ने वो सारा सामान गुफा से निकाल के अपने घर लाया और तब से ही जैसे उसकी बदकिस्मती शुरू हो जाती है। पहले तो उसे स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा लॉस होता है, उसके लाखों रुपए डूब जाते हैं। फिर धीरे धीरे पता नहीं किसी अजीब बीमारी के कारण उसके फार्म के लगभग सारे जानवर मर जाते हैं। उसके कुछ दिनों बाद उसकी बीवी को कैंसर हो जाता है और देखते ही देखते करीब 3 महीने में उसकी बीवी कैंसर का शिकार होकर भी मर जाती है। और ये सब होने के लगभग 8 या 9 महीने बाद एक दिन अचानक एडम का बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्सीडेंट इतना बुरा होता है कि उसका चलना फिरना उसके बाद पूरी तरह बंद हो गया था। उन घटनाओं के बाद एडम हमेशा यही कहता था कि ये सारी घटनाएं इसलिए हुई है क्योंकि उसने वो सामान कब्र से निकाला था। और एक दिन वो बचा हुआ सामान वापस उसी गुफा में रखवा देता है और उस गुफा को एक बड़े से पत्थर से बंद करवा दिया जाता है। इसके करीब 1 साल बाद अचानक एक दिन एडम गायब हो जाता है। बाद में उस जमीन की नीलामी होती है और उसे पीटर नाम का एक आदमी खरीदता है। पीटर ने वहां पे फिर से एक बड़ा सा मकान बनाया, मगर क्योंकि पीटर खुद शहर में रहता था, उसने वो मकान और वो पूरी जमीन भाड़े पे देने का फैसला किया।
मेरी एक दूसरी मौसी जो उस वक्त प्रेग्नेंट थी, उसने वो घर और वो जमीन भाड़े पे ले ली। इसका कारण ये था कि इस वक्त वो नाना और नानी के पास रह सके। मेरे मौसा भी शहर से वहीं पे शिफ्ट हो गए और उन्हें वहां के लोकल न्यूज़पेपर में एक जॉब लग जाती है। क्योंकि न्यूज़पेपर के ऑफिस का काम था तो उनकी नाइट शिफ्ट रहती थी। शुरू के कुछ दिनों तो उनको वो जगह बहुत ही शांत और बहुत ही सुकून भरी लगी। इसका कारण ये भी था क्योंकि वो शहर से आए थे और शहर में बहुत ज्यादा शोरगुल रहता है। पर धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरता गया, उनको वहां पे बहुत सी अजीब घटनाएं होने का एहसास होने लगा। मौसी को रातों में कुछ आवाज आती थी। ये आवाज ऐसी थी जैसे कि कोई कुछ मंत्र पढ़ रहा हो। उन्हें हमेशा ऐसे भी लगता था जैसे वो घर में अकेले नहीं है, कोई उनके आसपास ही है मगर दिख नहीं रहा। रात में उनको बहुत ही डरावने सपने आने लगे और तब जाके उन्होंने ये सारी बातें मेरे नाना को बताई। नाना कहते हैं क्योंकि वो अकेले रहती है और उन्हें डर लग रहा है, वो एक काम कर सकती है, वो अपने साथ उनके कुत्ते को रख ले ताकि उनका कुत्ता रात भर उसकी रखवाली भी कर सके और उन्हें ये अकेले होने का एहसास भी नहीं होगा। कुत्ते को लेके वो दोनों मौसी के घर पहुंचते हैं, मगर जैसे ही गाड़ी उनके घर के पास आती है, वो कुत्ता उनकी गाड़ी से उतरने को तैयार ही नहीं होता है, जैसे कि उसे किसी चीज का बहुत ज्यादा डर लग रहा हो। अब ये देख के मौसी और नाना दोनों ही जरा परेशान होते हैं, पर बावजूद उसके वो दोनों उसे मौसी के घर ले जाते हैं। रात भर वो कुत्ता बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है और रह रह के घर के दरवाजे को देख के भौंक रहा था। अगले दिन सुबह वो देखते हैं कि घर के बाहर किसी तरह के पैरों के निशान हैं। अब ये सिलसिला लगभग एक हफ्ते तक चलता है। रात भर कुत्ते का भौंकना, मेरी मौसी का सोते ही डरावने सपने देखना, मंत्रों की आवाज धीरे धीरे हर दिन और तेज होती जाती है और हर सुबह घर के बाहर पैरों के निशान पाए जाते हैं। मौसी ये सारी बातें नाना और नानी को फिर से कहती है, तो फिर नानी ने यह तय किया कि वो कुछ दिनों के लिए मौसी के घर ही रहे ताकि मौसी को रात में डर न लगे। नानी अगले दिन दोपहर मौसी के घर पहुंचती है। पहुंचने के बाद वो दोनों खाना खाते हैं और मौसी सोने को चली जाती है। नानी ने यह तय किया कि वो बाहर कुछ देर के लिए टहल ले। नानी जैसे ही बाहर जाती है, उनको ये लगता है कि पेड़ों के पीछे से जैसे कोई या कुछ उन्हें देख रहा हो। नानी को ये तो नहीं दिखा कि वो क्या है, मगर यह एहसास जरूर हो गया कि वो कोई बुरी शक्ति है। नानी वापस आके मौसी से ये कहती है कि आज रात को वो लोग नानी के घर ही जाके रहे ताकि नाना का भी दिल लगा रहेगा। नानी ये नहीं बताती कि उन्होंने घर के बाहर क्या देखा या फिर क्या महसूस किया। शाम तक वो सारा सामान पैक करके गाड़ी में रखते हैं। जब वो गाड़ी चालू करने की कोशिश करते हैं, गाड़ी किसी तरह चालू ही नहीं हो रही थी। क्योंकि नानी और मौसी दोनों को गाड़ी के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था, वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। वो नाना को कॉल करते हैं और कॉल करके ये कहते हैं कि वो आके उन्हें पिक कर ले और घर ले जाए। पर क्योंकि नाना दोपहर में ही किसी काम से शहर गए हुए थे, वो उन्हें कहते हैं कि वो लोग कुछ घंटे वहीं पे इंतजार कर ले और वो 1-2 घंटे में आके उन्हें पिक करके घर ले जाएंगे। जैसे ही अंधेरा होता है, कुत्ते का भौंकना और मंत्रों की आवाज का आना शुरू हो जाता है। नानी और मौसी दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। उन दोनों को घर के बाहर से किसी जानवर की भी आवाज आती है। ये जानवर जैसे कोई सियार हो, सियार के भौंकने की आवाज आती है। नानी और मौसी दोनों ही अपने कमरे में बैठ के भगवान का नाम लेते हुए किसी तरह 1-2 घंटे गुजार देते हैं। जैसे ही नाना अपनी गाड़ी लेके घर के पास आते हैं, उनकी गाड़ी के सामने से एक जानवर दौड़ते हुए निकल जाता है। ये जानवर तो था मगर 4 की जगह 2 पैरों पे चल रहा था। नाना ये देख के बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो अपनी गाड़ी को घर के दरवाजे के सामने जाके जोर से रोकते हैं। वो जोर से चिल्लाते हैं और मौसी और नानी को आके गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं।
जब तक वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं, नाना अपनी शॉटगन निकाल के उस जानवर की तरफ 2 से 3 गोलियां चलाते हैं और नानी मौसी के बैठते ही वहां से गाड़ी को भगा के निकाल लेते हैं। सब बहुत घबराए हुए थे। मौसी एक बार मुड़ के पीछे देखती है तो उसे अंधेरे में 2 आंखें चमकती हुई दिखाई देती है। वो आंखें और उसकी ऊंचाई देख के मौसी को ये एहसास तो हो गया कि वो जो भी जानवर था वो करीब 9 से 10 फीट का होगा। अगले दिन सुबह मेरे नाना और मौसा घर पहुंचते हैं तो घर के बाहर बड़े बड़े पैरों के निशान थे। वो लोग उस घर को उसी वक्त छोड़ देते हैं और नाना नानी के साथ रहने चले जाते हैं। उसके बाद उस घर में जो भी रहने आया वो कभी 1 महीने से ज्यादा टिक ही नहीं सका। उस इलाके के लोग ये कहते हैं क्योंकि एडम ने नेटिव अमेरिकन कब्रों के साथ छेड़छाड़ की थी, ये सब उसके साथ हुआ है और उसे एक श्राप लग गया जिस कारण वो एक स्किन वॉकर बन गया है और वही सबको अपने घर से डरा डरा के भगा देता है। और भी बहुत लोगों ने रात को उस जानवर या उस स्किन वॉकर को देखने का दावा किया है। आज उस घटना को बहुत साल बीत चुके हैं, पर उस इलाके में आज भी उस स्किन वॉकर या वेंडिगो की दहशत है। आज भी एडम का घर खाली रहता है। जब कभी वहां पे किसी ने रहने की कोशिश की, 1 महीने से ज्यादा रह नहीं पाया। आइए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। मेरा नाम शेल्डन है और यह कहानी मेरे साथ घटी है। एक बार मैं और मेरे 2 दोस्त सैम और क्रिस जंगल में कैंपिंग करने के लिए गए थे। क्रिस उस जंगल से बहुत अच्छे से वाकिफ था क्योंकि उसका घर उस जंगल के पास के ही टाउन में था। पूरा दिन हाइक करके शाम को क्रिस ने एक अच्छा सा इलाका देखा जहां पे हम रात को कैंपिंग करने वाले थे। अंधेरा होने में अभी भी करीबन 1 या 2 घंटे बाकी थे, तो क्रिस ने ये कहा कि वो पास से लकड़ियां लेके आए ताकि रात को आग जला सके, और सैम को कहा कि आगे जाके वो नदी से पानी लेके आए। मौसम बहुत ही अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और सूरज ढल रहा था। मुझे 3 टेंट और यहाँ पे बाकी का काम करने की जिम्मेदारी मिली थी। मैं अपना काम कर ही रहा था कि अचानक देखता हूँ सैम दौड़ते हुए कैंप की तरफ आ रहा था। सैम को इस तेजी से बिना पानी के अपने तरफ आते देख मैं थोड़ा चौंक जाता हूँ। मैंने सैम को अपनी बोतल से पानी दी और उसे बैठने को कहा। तभी क्रिस भी दूसरे तरफ से लकड़ियां लेके आता है और चौंक के सैम से पूछता है कि क्या हो गया। सैम ने कहा कि वो पानी भर रहा था, पर अचानक उसे पीछे से पत्तों की आवाज आई। यह आवाज ऐसी थी जैसे पत्तों पे कोई चल रहा हो। उसने पहले तो नजरअंदाज किया, मगर फिर उसे दूसरी बार पत्तों पे किसी की चलने की आवाज आई और दूसरी बार यह आवाज ऐसे आई जैसे उसके बिल्कुल पीछे से आ रही हो। सैम ने जैसे ही पीछे देखा तो उसे पेड़ों के पीछे कुछ हलचल होती हुई दिखाई दी, पर उसे यह समझ नहीं आया कि पेड़ों के पीछे कौन या फिर क्या था। उसने जब ध्यान से देखा, उसे दिखाई दिया कि पेड़ों के पीछे जो भी था वो कुछ लंबा सा था। ये जो भी था किसी इंसान से तो लंबा ही था। फिर उसे दिखा कि उसके सींग थे जैसे कोई 12 सींगा हो, और ये देखते ही सैम बहुत ज्यादा घबरा गया और वापस भाग के कैंप में आ गया। क्रिस ने ये सुन के सैम से कहा कि कहीं उसने हाइक करते वक्त ही पीना तो शुरू नहीं कर दिया था, और ये कहकर मैं और क्रिस जोरों से हंसने लगे। सैम हमारी इस हरकत से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के हमें कहता है कि वो मजाक नहीं कर रहा, और अगर क्रिस की इतनी ही हिम्मत है तो वो खुद जाके पानी लेके आए क्योंकि सैम उस तरफ नहीं जाएगा। हमें वहां रात गुजारनी थी और पानी तो लगने ही वाला था, तो क्रिस कहता है वो खुद जाके पानी ले आएगा। थोड़ी देर में क्रिस जब पानी के साथ वापस आता है तो उसने हमसे कहा कि वो जब उस जगह पहुंचा तो देखा पानी के जार जमीन पर पड़े हुए थे, मगर उसने एक बहुत अजीब चीज देखी। वहां पे किसी जानवर के पैरों के निशान थे जो कि पेड़ों के पीछे से पहले तो जार की तरफ आते हैं, फिर हमारे कैंप की तरफ आने लगते हैं, मगर बस 20 या 30 मीटर आगे जाने के बाद वो निशान वापस जंगल में पेड़ों की तरफ चले जाते हैं।
क्रिस कहता है कि सबसे अजीब बात तो ये थी कि अगर वो किसी जानवर के पैरों के निशान है तो फिर 4 पैरों के होने चाहिए थे, मगर ये निशान तो सिर्फ 2 पैरों के थे, जैसे कोई हिरन अपने पिछले के दोनों पैरों पे चल रहा हो। क्रिस को वापस आते हुए देर हो चुकी थी और अंधेरा भी हो गया था, इसलिए हमारे पास और कोई चारा नहीं था बजाय इसके कि हम रात उसी जगह पे गुजारे। हमने तय ये किया कि रात भर हम में से एक कोई जगह रहेगा और नजर रखेगा कि जो चीज क्रिस और सैम को दिखी थी वो कहीं हमारे कैंप तक ना आ जाए। रात जैसे ही हुई हमने कैंप फायर जलाई और खाना खा के हम सब इकट्ठे बैठ के बात कर रहे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने ये कहा कि क्रिस और सैम सो जाए और मैं रात को पहरा दूंगा। रात भर मुझे बाहर से कई बार आवाज जैसे आ रही थी। कई बार मुझे ये लगा कि कैंप से थोड़ा आगे पेड़ों के बीच में जैसे कुछ खड़ा हो, मगर उस जगह तक हमारे कैंप फायर की रोशनी पहुंच नहीं रही थी। मगर फिर भी मुझे वो एहसास हो रहा था कि वहां आगे पेड़ों के बीच जैसे कुछ खड़ा है और वो मुझे और मेरे कैंप को देख रहा है। सुबह की पहली रोशनी आते ही जब मेरा ध्यान पेड़ों की तरफ गया तो मुझे वहां पे पैरों के निशान दिखाई दिए। मैंने तुरंत क्रिस को उठाया और उसे वो निशान दिखाए। क्रिस ने कहा कि ये निशान वैसे ही है जैसे कल शाम को उसने पानी भरते वक्त देखे थे, और यहाँ पे भी अजीब बात यह है कि पैरों के निशान 2 हैं, यानी जैसे कि कोई जानवर या कोई हिरन अपने पीछे के 2 पैरों पे चल रहा था। उन पैरों के निशान कैंप के चारों तरफ थे, जैसे कि वो जानवर रात भर चारों तरफ घूम रहा था, चक्कर काट रहा था। शायद वो इस इंतजार में था कि आग बुझ जाए और वो हमारे कैंप पे हमला कर सके। हम बहुत डर गए थे। हमने तुरंत ये तय किया कि हम अभी के अभी वहां से निकल जाए, क्योंकि ये जानवर जो भी है, अगर रात भर वो इस तरह घूम रहा था तो सुबह जरूर हम पे हमला करने की कोशिश करेगा। हम तुरंत निकलते हैं और दोपहर तक क्रिस के घर पहुंच जाते हैं। क्रिस ने जब ये बात अपने दादाजी को बताई तो उन्होंने कहा हम लोग बहुत ज्यादा खुशनसीब हैं, क्योंकि कल रात जिस चीज का हमारे साथ सामना हुआ था वो एक स्किन वॉकर था। आइए सुनते हैं आज की तीसरी कहानी। नवाजो इतिहास और परंपरा के अनुसार स्किन वॉकर या वेंडिगो को पहले बुरा नहीं माना जाता था, बल्कि ये कहते थे कि ये वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत सी जादुई शक्ति होती थी और वो इन शक्तियों से अपने लोगों की रक्षा करते थे। जब अमेरिका पे यूरोपीय लोगों का हमला हुआ था उस वक्त वेंडिगो या स्किन वॉकर की बहुत मदद मिली थी नेटिव अमेरिकन कबीलों को, मगर जैसे जैसे वो ये जंग हारते गए इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल होने लगा। अब ये स्किन वॉकर और वेंडिगोज बस अपने परिवार या अपने लिए ही जीते हैं और लड़ते हैं। धीरे धीरे उनकी अच्छाई बुराई में बदल जाती है और उन्हें एक खतरनाक राक्षस के रूप में पहचाना जाने लगा। ये कहानी मेरी बहन की है। मेरी बहन को एक रॉक बैंड का बहुत ज्यादा शौक था। वो और उसके दोस्त हमेशा उस रॉक बैंड के शोज को देखने के लिए पूरे अमेरिका का दौरा करते थे और इनके हर शो में जरूर जाते थे। रॉक बैंड की लाइफस्टाइल कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती। इसमें ड्रग्स, शराब का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और वही आदतें मेरी बहन को भी लग जाती है। ऐसे भी कई वाकये हुए जब अमेरिका के अलग अलग शहरों में उसे पुलिस ने भी अरेस्ट कर लिया हो कानून तोड़ने के लिए। एक बार जब मेरी बहन न्यूयॉर्क के एक जेल से होकर आती है तो मेरी माँ ने यह तय किया कि वो एक नवाजो मेडिसिन मैन यानी एक तांत्रिक से संपर्क करेंगी और मेरी बहन को उसको दिखाएंगी। तय हुए दिन पे मेडिसिन मैन हमारे घर आते हैं। हम सब लिविंग रूम में बैठे हुए थे। मेडिसिन मैन हमारे सामने और उनके बाएं तरफ मेरी बहन बैठी हुई थी। उन दोनों के सामने एक मिट्टी का बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। थोड़ी देर मंत्र पढ़ने के बाद मेडिसिन मैन ने यह कहा कि उन्हें घर के बाहर जाके पीछे गार्डन में मंत्र पढ़ने होंगे। मेरे पापा, बहन और वो मेडिसिन मैन तीनों पीछे के गार्डन में जाते हैं और फिर मेडिसिन मैन मंत्र पढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो मंत्र पढ़ रहे थे, अचानक मेरे पापा और बहन को पीछे की झाड़ियों से कुछ चलने की और एक अजीब सी चीख की आवाज आती है,
जैसे ही मंत्रों का उच्चारण तेज होने लगा, वो चलने की आवाज और चीख की आवाज जैसे और करीब आ रही थी। तभी अचानक वो चीख और वो पैरों की आवाज बंद हो जाती है और वो सब अंदर चले जाते हैं। वो जैसे ही अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि उस मिट्टी के ढेर में एक सफेद कपड़ा मिलता है। फिर वो मेडिसिन मैन उस सफेद कपड़े को उठा के बांध के मेरे पापा को दे देते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि ये याद रखे कि हमेशा ये कपड़ा मेरी बहन के सामान के साथ रखा जाए। मेडिसिन मैन को पूछे जाने पे वो ये कहते हैं कि मेरी बहन के किसी दोस्त ने एक स्किन वॉकर का सहारा लेकर उस पे कुछ जादू करवाया था और बाहर जो आवाज और जो चीख उन्हें सुनाई दी थी वो एक स्किन वॉकर ही था। मेडिसिन मैन ने अपने मंत्रों से उस स्किन वॉकर को मेरी बहन से दूर कर दिया था। उसके बाद मेरी बहन जैसे बिल्कुल ठीक हो गई। उसे आज भी रॉक बैंड का शौक है, मगर ड्रग्स, शराब और ये सब गलत काम अब वो बिल्कुल नहीं करती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानियां कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि इन कहानियों में आपको सबसे अच्छी कौन सी कहानी लगी। अगर आप चाहते हैं आपकी किसी कहानी को मैं अपनी आवाज दूं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर मुझे अपनी कहानी जरूर भेजें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और चाहे तो मुझे अपनी कहानी वहां भी भेज सकते हैं। मेरी आईडी है कहानी वाला स्वप्निल। अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दे, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली बार कुछ नई कहानियों या कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें।